तभी सफल होती है जब आप में सीखने का गुण है। सीखने से ही ज्ञान निखरता है और बाँटने से तो खैर बढ़ता ही है। इसलिए आपको विद्यार्थी बने रहना बहुत ज़रूरी है। नमस्ते दोस्तों, आज कुछ मेरी कुछ तुम्हारी के चौथे एपिसोड में हमारे साथ हैं निधि सहगल जी। निधि जी ने अपने काव्य कौशल और टीम नेतृत्व की वजह से काव्य लोक में अपना एक विस्तृत क्षेत्र बनाया है। इन्होंने अब तक 7 काव्य संग्रह, लेखनी और कहानियां प्रकाशित करवाई हैं। इन्होंने कई नवीन कवियों को प्रोत्साहन से उन्हें नया स्वरूप दिया है। जल की शांत धारा, ईश्वर का सबसे सुंदर सितारा, प्रेम अपना सब पर वारा, पर मत भूल अग्नि बनकर जला दूं तेरा अत्याचार सारा। ऐसी ही कई प्रभावी और आकर्षक पंक्तियों की रचयिता है निधि जी। निधि जी, आपका कुछ मेरी कुछ तुम्हारी के इस मंच पर मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। नमस्कार अनुपम जी, सबसे पहले तो आपका आभार इस साक्षात्कार मंच पर मुझे आमंत्रित करने के लिए और साथ ही मैं आपको हार्दिक शुभकामनाएँ भी दूँगी कि इस साक्षात्कार पहल को जो आपने शुरू किया है, वो हम सब कवियों और लेखकों के लिए एक माध्यम बन सकेगा कि हम सबसे जुड़ सकें। तो बहुत-बहुत धन्यवाद और मैं अपने दर्शकों को भी जो मुझे सुन रहे हैं, सभी का स्वागत करती हूँ, उनको नमन करती हूँ। बहुत-बहुत शुक्रिया। जी निधि जी, जब मैंने मैराकी पे लिखना शुरू किया था, आपकी बहुत सी जी। रचनाओं को पढ़ने का मौका मिला। आप जैसे कविताएं लिखती हैं और कमाल की कविताएं लिखती हैं। ऐसा लगता है कि आपको कोई भी एक शब्द दिया जाए, एक भाव दिया जाए, आप उसमें मोतियों की तरह शब्दों की लरी पिरो देती हैं। तो आपको ये कविताएं लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? पहले तो शुक्रिया इतनी तारीफ़ करने के लिए। पर जो मेरी लेखन की जो मेरी यात्रा है, वो करीब जब मैं 13 वर्ष की थी, तब शुरू हुई थी और बचपन से ही मैंने हाँ। अपनी माँ को पुस्तकें पढ़ते देखा है और हम दोनों यानी हमारे मेरा भाई और मैं, जी। वो अक्सर ही हमें कहानियाँ भी सुनाती थीं। तो बस ये अंकुर जो है वो उन्हीं की देन है और मेरी माँ हमेशा मेरे लिए प्रेरणा स्रोत रही हैं। क्या बात है! तो निधि जी, ऐसा हाँ जैसे जी। आपकी कविताओं को देखकर लगता है और जिस तरह से आप समर्पित हैं कविताओं को लेके, जी। तो आप स्वयं क्या मानती हैं? कविता का आपकी ज़िंदगी में कैसा किरदार है? देखिए कहते हैं कि मानव अपने भावों की निकासी का कोई न कोई माध्यम अवश्य रखता है। जी। जैसे कोई चित्रकारी द्वारा, कोई गायन द्वारा, कोई नृत्य द्वारा। जी, तो जी। मेरे लिए कविताएँ मेरे भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम है जी। और मेरा संपूर्ण जीवन कविताओं और लेखन को ही जो भी मैंने जीवन से सीखा है वो और जो भी समझा है वो आप मेरी कविताओं में पढ़ सकते हो। तो यही किरदार है मेरे जीवन में कविताओं का। जी, जी। हम आपकी आवाज़ भी इतनी प्यारी है निधि जी कि सुनने में बड़ा आनंद आता है। हम भूल ही जाते हैं कि हम आपसे बातें कर रहे हैं, ऐसा लगता है बस सुनते रहना है। निधि जी, जब मैं 7वीं कक्षा में थी तब मैंने पहली कविता लिखी थी, ऐसा मुझे याद है और उस समय लोग मुझे कहने लगे कि नवोदित कवयित्री। तो वो 2 लाइन जी, सोच रही हूँ डालने को बालू समंदर में ताकि राह खुल जाए मुसाफिर की। अजीब दास्ताँ है ये, होगा कैसे ये संभव? तो वो जो कुछ वाह, वाह, लाइनें वाह! उस समय लिखी थी मैंने, उसके बाद सैकड़ों कविताएँ लिखी होंगी, कहीं प्रकाशित भी करवाए। पर हुँ। जो लगाव उन पहली कविताओं से है या वो जो बार-बार स्मरण होके आता है, ऐसी ही कोई आपकी कविता होगी जो आपने अभी बताया कि आपने 13 साल की उम्र में पहली कविता रची। तो आपसे गुज़ारिश करूँगी कि अपनी कोई सबसे प्रिय कविता उस समय की हम सबके साथ साझा करें। जी ऐसी बहुत सी कविताएँ मैंने लिखी थी, पर तब मेरा वो कहते हैं ना कि जैसे मानसिक रूप से उतना विकास नहीं हुआ था, तो थोड़ा बचपन को लेके कविताएँ थी। जी, जी। पर हाँ, अभी कुछ साल पहले मैंने एक कविता लिखी थी जो मेरे हृदय के बड़े करीब है, जी। वो साझा करती हूँ आपके साथ। जी, जी, ज़रूर। जी, दुःख देखो मैं मुस्कुरा रही हूँ, दुःख देखो मैं मुस्कुरा रही हूँ, सुख की आशा के गीत गा रही हूँ। क्या बात है! क्या प्रतीत होता है तुम्हें? मैं असफल हो जाऊँगी? क्या प्रतीत होता है तुम्हें मैं असफल हो जाऊँगी? तुम्हारी यातना के प्रकोप से विफल हो जाऊँगी? याचना की चाह ना रखना मुझसे, तनिक भी भयभीत नहीं मैं तुमसे। कहर बरसा दो जितना भी है तुम्हारे भीतर। वाह, वाह, वाह! कहर बरसा दो जितना भी है तुम्हारे भीतर, धैर्य का अंबार अभी भी है मुझ में बेहतर। अंतिम श्वास तक तुम मुझे ना हरा सकोगे। अंतिम श्वास तक तुम मुझे ना हरा सकोगे, अपनी
अपनी समक्ष मुझे न झुका सकोगे। तुम तो परिवर्तनशील जग के मात्र अंग हो, जी। तुम तो परिवर्तनशील जग के मात्र अंग हो। सुख के आरंभ होते ही डूबती तरंग हो, सुख की आशा का बिंदु न मिटा सकोगे मेरे मन से। कितनी भी परीक्षा ले लो इस तन से, नश्वर इस जग की तुम मात्र भावना हो, नश्वर इस जग की तुम मात्र भावना हो। असीम परमानंद सुख के समक्ष मात्र संभाव। आओ दुख कर लो समस्त प्रयास, आओ दुख कर लो समस्त प्रयास, मेरे ईश्वरत्व बल के आगे तुम्हारे सभी प्रयत्न हैं अनायास, मेरे ईश्वरत्व बल के आगे तुम्हारे सभी प्रयत्न हैं अनायास। निधि जी, आपकी वो लाइन जो आपने बताई अभी कि धैर्य का भार अभी भी है बाकी, तो कमाल की लाइन कही और आप सीधा परमात्मा पे चली गई हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। और दुख को तो आपने इस तरह से कह दिया है कि दुख कभी सामने आके फटकेगा नहीं या फिर डरा न जी, सकेगा। धन्यवाद, तो बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, तो इतनी प्यारी और इतनी सकारात्मक कविता आपने लिखी है। इन कविताओं की प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? आपका प्रेरणा स्रोत कौन-सा है? जी, मेरा जो प्रेरणा का स्रोत है, वो मेरे आसपास का जीवन, लोग और प्रकृति हैं, जिसकी झलक आपको मेरी कविताओं में भी देखने को मिल जाएगी। जी, मैं जो कुछ भी मैं अपने और दूसरों के जीवन से सीखती हूँ या मुझे देखने को मिलता है और या जो मुझे प्रकृति से देखने को मिलता है, तो मैं उसको ही अपनी कविताओं में रचती हूँ। जी, जी। क्योंकि आपकी कविता जो भी पढ़ेंगे उनको समझ में आएगा कि आप जीवन के जो अनुभव है, उन सभी को जी, अपनी कविताओं में पिरो देती हैं और पढ़ने वाले सबको लगेगा कि आपने कितना अनुभव किया है और कितनी बारीकी से सबको पेश कर रही हैं। और जो भी जब हम लिखते हैं, जब हम बहुत अच्छा लिख पाते हैं या लोग हमें समझ पा रहे हैं, हम तक हमसे जुड़ पा रहे हैं, इसका मतलब है कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ते भी होंगे। तो आपने भी कई जी। कवियों को पढ़ा होगा, कई लेखकों को पढ़ा होगा। आपके हाँ सबसे जी। प्रिय कवियों में से कौन से हैं? मेरी प्रिय कवित्री हैं और वो हैं महादेवी वर्मा जी। जी। तो मैंने उनकी बहुत सी कविताएँ भी पढ़ी हैं और मुझे जो मेरी शैली है, वो भी करीब-करीब लिखने की जो शैली है, वो वैसी ही जाती है उनकी। जी, जी। तो और इसके अलावा मैं मैथिली शरण गुप्त जी हैं, जयशंकर प्रसाद जी हैं, रवीन्द्रनाथ टैगोर जी हैं, इन सब का काव्य भी मुझे बहुत पसंद है। जी, तो आपने जैसे महादेवी वर्मा की बात की, जब भी हम कभी महादेवी वर्मा की बात करते हैं, तो हमने शायद 10th स्टैंडर्ड में उनकी एक कविता पढ़ी थी और मुझे वो हमेशा याद आती है, जो जी। तुम आ जाते एक बार। तो हुँ। पता नहीं उसकी आगे की लाइनें याद नहीं है, लेकिन वो उनका जो एक लाइन है शायद महादेवी वर्मा का पर्याय बन के रह गया है, जो तुम आ जाते एक बार। जी, मुझे जो पंक्तियाँ उनकी बेहद पसंद हैं, तो वो मैं आपको सुनाती हूँ। जी, जी। तो उनकी कविता है एक मेरे दीपक, जी। तो उसकी 4-5 पंक्तियाँ हैं, वो आपको सुनाती हूँ। सारे शीतल कोमल नूतन, सारे शीतल कोमल नूतन, माँग रहे तुसी ज्वाला कंड, विश्व शलभ सिर धुन कहता, विश्व शलभ सिर धुन कहता, मैं हाय न जल पाया तुझ में मिल, सिहर सिहर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, युग युग प्रतिदिन प्रतिक्षण प्रतिफल, प्रियतम का पथ आलोकित कर, मधुर मधुर मेरे दीपक जल, मधुर मधुर मेरे दीपक। मधुर, मधुर। निधि जी, वैलेंटाइन दिवस पर हाँ आपने जी। एक ऐसी काव्य संग्रह प्रकाशित की है, जिसे हर किसी को पढ़ना चाहिए। पत्र के विलुप्त होते जी। स्वरूप को आपने पुनः काव्य शैली के पत्रों में जीवंत कर दिया है। पाती प्रेम की में कुछ 30 कवियों की भावनाओं को पत्र के रूप में प्रस्तुत किया है। आपसे गुजारिश करूंगी कि हमारे श्रोताओं को जो आज हमें सुन रहे हैं, उनको पाती प्रेम के बारे में थोड़ी कुछ जानकारी दें। पाती प्रेम की पुस्तक लाने का जो मेरा मुख्य उद्देश्य था, वो यही कि मुझे चिट्ठियों और पत्रों का जो प्रचलन गुम हो गया है, उसको याद दिलाना था। तो इस पुस्तक में करीब 38 लेखक हैं, जिन्होंने काव्यात्मक रूप में अपने प्रियजनों को, वस्तुओं को, इष्ट देव को, स्वयं को पत्र लिखे हैं। तो ये संग्रह जो है वो आपको पत्र लेखन के चलन का फिर से याद दिलाएगा और बहुत ही रोमांचित ये एक काव्य संग्रह है, तो इसे ज़रूर एक बार पढ़िएगा। जी, ये गर्व की बात है मेरे लिए कि किसी तरह से मैं भी आपसे इस पाती प्रेम की वजह से जुड़ पाई। जी, बिल्कुल। उन 38 कवियों में आपका भी नाम है और बेहद सुंदर आपने पत्र लिखा है उसमें। बहुत-बहुत शुक्रिया, लेकिन सही में वो मेरे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है कि मैं इसमें जुड़ पाई। आपने अपनी इस कविता के सफ़र में कई काव्य संकलन प्रकाशित किए हैं अब तक, जैसे आप 7 संग्रह अभी तक प्रकाशित कर चुकी हैं। हर किसी जी। का नाम अपने आप में ही अनोखा है, जैसे पाती प्रेम की अभी देख रहे हैं, थाती, रंग-बिरंगी, पंचरश्मि, सागर के मोती, निविता, ऐसे अनुपम नाम आप कैसे ढूँढ लेती हैं?
देखिए, जब किसी पुस्तक को मैं प्रारंभ करती हूँ, तो उस टाइम मेरे दिमाग में उसका जो विषय है, उस पर मंथन चलता है। और हर बार मेरी यही कोशिश रहती है कि कुछ ऐसा नाम रखा जाए, जो ना केवल एक शब्द में पूरे पुस्तक का विषय का सार आपको प्रकट कर दे, बल्कि जी। अपनी जो अनूठता है, उससे पाठक को आकर्षित भी कर ले। तो कभी मैं स्वयं के ज्ञान के द्वारा या कभी गूगल की हेल्प लेकर, फिर मैं उसमें नाम का चयन करती हूँ। जी, इससे तो हम सब बता सकते हैं कि आपका शब्द ज्ञान बहुत ही विस्तृत है। इस वज़ह से आप किसी भी शब्द को बड़े सही तरीके से किसी भी सही जगह पे लगा देते हैं। निधि जी, आपको हाँ जी। बहुत से काव्य मंचों में सर्वश्रेष्ठ कवयित्री से सम्मानित किया गया है। आपको जब उन सम्मानों से नवाजा जाता है, तो कुछ अनोखा अनुभव होता होगा। तो हम चाहेंगे कि आप अपने उस अनुभव को हमारे साथ साझा करें। जी, सबसे पहले तो मैं उन सभी काव्य मंचों का आभार प्रकट करती हूँ कि जिन्होंने मेरे लेखन को सराहा है, सम्मानित किया है। भावों के मोती मंच, रिदम ऑफ पोएम और शब्दांचल, कला मंथन, कलम की सुगंध, यूनाइटेड बाय इंक, ये सब बहुत ही सुंदर मंच हैं जो साहित्य की सेवा में अपना योगदान दे रहे हैं और यहाँ पर मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला है। और यहाँ पे बहुत सारे योग्य रचनाकारों से भी जुड़ने का मुझे मौका मिला है। तो ये जो है इन्होंने मुझे बहुत सारे सम्मानों से सम्मानित भी किया है। पिछले वर्ष रिदम ऑफ पोएम्स में ने मुझे पोएट ऑफ द मंथ के सम्मान से नवाजा था जी। और मेरी प्रिय कवयित्री जो हैं महादेवी वर्मा जी, उनका उनकी पुस्तक मुझे भेंट स्वरूप भेजी थी, तो ये मेरे लिए बड़ा ही सम्मानीय क्षण रहा था। और साथ ही शब्दांचल समूह जो है, जिनके एडमिन हैं नमन खंडेलवाल जी, जी, जी। उन्होंने मुझे अभी इसी माह संचालन के, क्योंकि मैं वहाँ संचालन टीम में हूँ, तो उन्होंने वहाँ पे मुझे एक स्मृति चिन्ह भेजा था सम्मान के रूप में, तो वो मेरे जी। सर्वश्रेष्ठ क्षणों में सदैव अंकित रहेगा। जी, जी। निधि जी, बार-बार मैं उस जगह पे चली जा रही हूँ जहाँ से आपने लिखना शुरू किया, क्योंकि जी, किसी भी कवि या लेखक के लिए शुरुआती दौर सबसे मुश्किल दौर होता है, जब उसको ये भी नहीं समझ में आता कि मैं क्या लिख रहा हूँ, क्यों लिख रहा हूँ, किसके लिए लिख रहा हूँ। तो जब आपने जी। पहली कविता 13 वर्ष की उम्र में लिखी थी, आपको उस क्षण का कुछ भी स्मरण है कि आपने सबसे पहले किसे दिखाया? आपके परिवार वालों ने उस कविता को किस तरह से लिया? मैंने 13 वर्ष की आयु से जब कविताएँ लिखी, तो उस वक़्त सिर्फ़ 2-4 लाइन ही लिखती थी मैं, ज़्यादा नहीं। और सबसे पहले मैंने अपनी मम्मी को ही दिखाया था। मेरी माँ बहुत करीब हैं और वो हर चीज़ को मेरे सुधारती भी हैं, समझाती भी हैं और बहुत हमेशा बढ़िया। आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करती रही हैं। तो उनको दिखाया था और तब सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स तो थे नहीं, तो तब अखबार और मैगज़ीन के एक माध्यम था कि हम अपनी योग्यता दिखा सकें। तो जी। वहाँ पर मैंने अपना अमर उजाला, दैनिक जागरण में मेरे छोटे-छोटे लेख तब छपते थे। जी, जी। उसके बाद फिर विवाह उपरांत मेरा लेखन छूट गया। अभी 4 वर्ष से फिर 4 वर्ष पूर्व मैंने इंस्टाग्राम पे फिर से लिखना शुरू किया जी। और मराठी से जुड़ी, फिर धीरे-धीरे फ़ेसबुक पे आना शुरू किया। तो हाँ, ये हाँ। एक सफ़र था पूरा। तो यहाँ पे इस तरीके से मैंने अपना लेखन आगे बढ़ाया। तो माँ के अलावा भी आपको कई लोगों का साथ मिला होगा, कई लोगों से प्रोत्साहन मिला होगा। तो आप जी। अपना काव्य गुरु किसे मानती हैं? जिसे समझती हैं कि जिन्होंने आपको शब्दों का ये विस्तृत ज्ञान प्रदान किया? जी, बिल्कुल, सबसे पहले तो माँ तो हैं ही प्रेरणा स्रोत, तो लेकिन इसके अलावा जो छंद का ज्ञान है, छंद का और मात्रा ज्ञान है, गीत लिखने का या शायरी और ग़ज़ल लिखने का, तो उसके लिए मैं श्रेय दूँगी कलम के सुगंध के जो निर्माण करता है, जो ग्रुप है, उस निर्माण करता है, आदरणीय संजय कौशिक विद्यार्थी जी, जी। जो इस ज्ञान में मेरे गुरु रहे हैं। और उन्होंने ही मुझे मेरे को उपनाम दिया विदिता के नाम से, तो उसका पूरा श्रेय मैं उन्हीं को देती जी, ये वेदिता नाम जो आपके नाम के आगे लगा हुआ है, उसका मतलब हूँ। आप हम सबको बताएँगे? जैसा कि सर हैं जो गुरु हैं हमारे, उन्होंने ये कहा था कि आप सब चीज़ का थोड़ा-थोड़ा ज्ञान अवश्य रखती हैं, तो आपको सब विदित है, तो आपका नाम इसीलिए विदिता रखा जाता है। तो इसका अर्थ यही है कि जिसे सब कुछ विदित पता हो। जी, बहुत सुंदर। तो एकदम सार्थक नाम है आपके लिए, जैसे उस अभी अनीता जी से बात हुई थी, तो उन्होंने भी अपने नाम का बताया कि उनके गुरु ने उनका नाम अंकित किया था, आख्या नाम। तो हाँ बड़ा जी। सुंदर लगता है कि हिंदी कवियों को एक अलग से नाम मिलता है और उनके गुरु वो नाम अंकित करते हैं उन्हें। निधि जी, आपके घर वाले या जी। फिर आपके जो नज़दीकी लोग हैं,
वो आपके काव्य लेखन को किस तरह से लेते हैं? क्या कभी उनको ऐसा लगता है कि आप घर के लिए काम छोड़कर और अपने निजी अभिरुचियों में ज़्यादा समय लगा रही हैं, ज़्यादा वक़्त लगा रही हैं? देखिए, किसी भी परिवर्तन को सहजता से स्वीकृति तो मिलती नहीं है। तो जी। ज़िम्मेदारियों की पूर्ति में कमी ना हो इसको लेकर मेरे परिवारजन भी बहुत चिंतित थे। जी, जी। किंतु जब उन्होंने देखा कि जब मैंने लेखन और ज़िम्मेदारियों में सामंजस्य बिठा लिया है, जी, जी। फिर अब विरोध नहीं करते बल्कि सहयोग करते साथ हैं देते पूरा। हैं। बहुत अच्छी बात है, आपने बड़े अच्छे से सामंजस्य बिठाया है। जैसे आपने बताया अपने बच्चों का भी आप उतना ही ख़्याल रखते हो जितना कि काव्य लोक में डालते हो या जो नवीन कवि हैं उनको प्रोत्साहित करने में डालते हैं। तो बहुत अच्छी बात है ये। कविताओं के बारे में तो हमने बहुत देखा कि आप किस तरह से कविता के क्षेत्र में आई और कैसे लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बन गई। पर कविता के अलावा अगर आपसे पूछा जाए तो आप और किन चीज़ों में अपना समय नियोजित करती हैं? कविताओं के अलावा संपादन का कार्य तो है ही जी। और अन्य रुचियों में मुझे चित्रकारी और वाह! पुस्तकें पढ़ना पसंद है। कुकिंग का भी शौक रखती हूँ जी, मैं। जी, जी, जी। हाँ, हाँ। और अभी फ़िलहाल में मेरी बेटी की ज़िद पर मैंने इंस्टाग्राम पे फूड ब्लॉगिंग का एक अकाउंट भी शुरू किया है, जी, जी। खाओ-पियो मस्त रहो। जी, तो बहुत-बहुत बधाई ये हो उसके एक लिए। शौक है। जी, शुक्रिया। जब काव्य में आपने कदम रखा होगा अभी जैसे आप बता रही हैं 4 साल से आपने शुरू किया और शुरू होके फिर आप इस जगह तक पहुँच चुकी हैं जहाँ सब आपको जानते हैं। लेकिन ये सफ़र इतना आसान नहीं रहा होगा, ये लेखन से संपादन का सफ़र, इसमें आपको कई मुश्किलें आई होंगी। तो जो मुश्किलें आपके सामने आई, बखूबी आपने उन सभी मुश्किलों को पार किया है। पर आपसे कोई ऐसी मुश्किल के बारे में पूछेंगे, जिसकी वज़ह से कभी आपको लगा कि अब नहीं लिखना मुझे, अब बस हो गया, पर आप उससे उबर कर बाहर आ पाईं। अ, हाँ जी, ऐसा हुआ था। आज से 3 साल पहले जब लेखन का शुरुआती दौर ही था मेरा, तब सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर जब मैंने लिखना शुरू किया तो मेरा बेटा छोटा था और उसको मुझे काफ़ी समय देना पड़ता था। तो जी, और कुछ नया-नया था तो मेरे लिए सामंजस्य बिठाना थोड़ा-सा मुश्किल हो पा रहा था। जी। तब मुझे लगा था कि मैं अब लेखन अभी पूर्णतः बंद कर दूँ और ऐसे में फिर मेरी बेटी ने मेरा पूरा साथ दिया और मुझे क्या बोला, बात है! प्रेरित भी किया कि आप मम्मा आप लिखिए, हम सँभालेंगे हुँ, हुँ। साथ में। तो वो फिर मुझे हिम्मत आई और मैंने अपना लेखन फिर जारी कर दिया और अभी तक वो साथ दे रही है। बहुत सुंदर। तो मानना पड़ेगा आपकी बेटी ज़रूर आपकी ही जैसी प्यारी होंगी, जिसने आपका इतना हद तक साथ दिया। आपने भी जैसे बताया कि उस दौर को भी आपने बखूबी पार किया और आपने लिखना कायम रखा। तो वैसे ही कई युवा लेखक या जो कवि होते हैं, शुरुआती दौर में जब उनको अवहेलना झेलना पड़ता है, तो हार मान लेते हैं। आप जी। उनके प्रोत्साहन के लिए कुछ 2 शब्द कहें? देखिए मेरा एक बड़ा परम प्रिय वाक्य है, जो मैं हमेशा अपने साथ रखती हूँ और वो आपको सुनाती हूँ। वो है कि मैं उन पत्थरों से आशियाना बनाती हूँ, जो तुमने बड़ी शिद्दत से मुझे मारे थे। तो युवा कवियों से भी मैं यही कहूँगी कि किसी भी क्षेत्र में जब आप जाते हैं, तो आलोचनाएँ निश्चित हैं। जो भी पत्थर आपको पड़े, आप उन्हीं से अपना आशियाना खड़ा कीजिए और अपने अंदर सुधार कीजिए, हार मत मानिए। तो एक आपने वो भी सुना होगा दोहा कि निंदक नियरे राखिए आँगन कुटी जी, छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। जी। तो निंदक से ना डरे, निंदा से ना डरे और अपने क्षेत्र में आगे बढ़िए, अवहेलनाएँ तो चलती रहती हैं। जी, जी। तो ये लाइन तो आपकी सही में याद रखने लायक है, सभी के लिए कि मैं उन पत्थरों से आशियाना बनाती हूँ, जिन पत्थरों से तुमने मुझे मारा। क्या बात है, क्या बात है! तो अंत में निधि जी आपसे एक आग्रह करूँगी कि आप सभी श्रोताओं को कोई 3 ऐसी प्रेरणादायक बात बताएँ, जिनको वो गाँठ बाँध के रखें और हमेशा याद रखें। जी, अनुपम जी मैंने जो भी अपने जीवन के अनुभवों से सीखा है, उसका निचोड़ मैं 3 बातों में बताती हूँ कि पहली ये तो कि जीवन बहुत सुंदर है, जीवन बेहद सुंदर है, उसकी कीमत समझना ज़रूरी है और इसके लिए आपको अपनी सोच को सकारात्मक रखना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, कैसा भी हो जाए जीवन में, पर सोच अगर सकारात्मक है, तो आपके सारे कार्य अपने आप ठीक होते चले जाएँगे। तो इसलिए सबसे पहली बात तो यही है कि सोच को हमेशा पॉज़िटिव रखिए और दूसरी चीज़ है हर व्यक्ति प्रेम और सम्मान का ही
अभिलाषी होता है, तो प्रेम और सम्मान जितना दिया जाए उतना ही वापस पलटकर बल्कि उससे दुगना ही मिलता है। तो अपने स्वभाव में विनम्रता रखिए और आप सबका दिल तभी जीत सकते हैं। और जो तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो ये कि जो मैंने जीवन से सीखी है कि सदा विद्यार्थी बने रहें। मेहनत तभी सफल होती है जब आप में सीखने का गुण है। सीखने से ही ज्ञान निखरता है और बाँटने से तो खैर बढ़ता ही है। तो जी। इसलिए इसलिए आपको विद्यार्थी बने रहना बहुत ज़रूरी है। तो ये 3 बातें जो हैं वो मैंने अपने जीवन के अनुभव से सीखी हैं और मैं इसी को ही अपने हर क्षेत्र में लागू रखती हूँ। तो मेरे जीवन का यही निचोड़ है। जी, आपकी 3 बातों को मैं फिर से दोहराती हूँ। जीवन बहुत सुंदर है और उसकी कीमत को समझना बहुत ज़रूरी है। तो सकारात्मक सोच रखते हुए जीवन को सुदृढ़ बनाना सबके लिए ज़रूरी है। और जो दूसरी बात आपने कही कि नम्रता को कभी नहीं भूलना चाहिए, सबके लिए विनम्र भाव रखें। और तीसरी बात कि सीखने के लिए हमेशा प्रयत्नरत रहना चाहिए। सो तीनों ही बातें अगर हमारे श्रोतागण याद रखते हैं या हम सभी याद रखते हैं, तो किसी भी बाधा विघ्न में हमें कोई तकलीफ नहीं होगी। बहुत-बहुत शुक्रिया निधि जी इन बातों के लिए, इन प्यारी बातों के लिए और अपनी प्यारी सी आवाज़ के लिए। बहुत-बहुत शुक्रिया अनुपम आपका इस मंच पर मुझे आमंत्रित करने के लिए। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जी निधि धन्यवाद। जी। जी निधि जी, हमें भी बहुत अच्छा लगा। कुछ हमारी, कुछ तुम्हारी की इस एपिसोड में आपको पाकर हम सब बहुत खुश हुए। धन्यवाद।